हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज 13.1 को कंप्लीट करके मैं उम्मीद करूंगा कि 13.2 भी मेरी कंप्लीट हो जाए। इससे हमारी 13.1, 2, 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4, 5 एक ही कॉन्सेप्ट पे है और मिसलेनियस सबका मिक्सचर होता है, एवरीबडी नोज दैट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 13.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 10 से। उम्मीद करता हूं कि पुराना आप पढ़ के आए होंगे, तो लिख लीजिए फटाफट से। देखिए 13.1 में क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे। 10 से लेकर एग्जाम में आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी 13.1 पेज नंबर 539। क्वेश्चन नंबर 10 अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। एक ब्लैक और एक रेड डाइस को फेंका जाता है। Find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9 given that black die resulting in a 5। अब देखो यार, एक ब्लैक और रेड डाइस को फेंका, सैंपल स्पेस तो 36 का हुआ, 36 का, लेकिन सैंपल स्पेस बनाने के लिए रेड और ब्लैक का यूज करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सुनते रहिए। कोई भी रेड और कोई भी ब्लैक हो सकता है डाई, मतलब पहले वाला भी रेड हो सकता है और दूसरे वाला ब्लैक, पहले वाला ब्लैक तो दूसरे वाला रेड, बट हमें नहीं पता कौन सा फर्स्ट है। पहले वाला मैंने रेड मान लिया, तो 1 ऐसे करते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं इसका 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 ओहो 4 4 5 5 5 5 और लास्ट 6 6 6 6 6 6। ठीक है, ये रेड डाइस हो गया। अगले वाला है मान लो ब्लैक डाई 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको 11 12 13 मत समझ लेना, कॉमा है बीच में। ठीक है ना, ये आपका बन गया सैंपल स्पेस। आसानी भी रहेगी हमें पहचानने में। रेड डाइस वाला बोल रहा है और ब्लैक वाला बोल रहा है, दिक्कत कोई नहीं है, सिर्फ सैंपल स्पेस बना लिया, ये बन गया। अब आगे समझते हैं कहानी क्या बोली इसने। कहानी ये कहता है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल कुछ नहीं है, ई गिवन एफ को ही कंडीशनल वाला केस बोलते हैं। ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। पहले तो मैं इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखूंगा जानबूझ के। उसने बोला है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्टिंग इन अ 5। तो आप कह सकते हो दिस इज ए गिवन बी, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यू हैव टू फाइंड ए गिवन बी। तो ए आपका हो गया सम ग्रेटर देन 9। पहले तो सम ग्रेटर देन 9 कौन से केसेस होंगे वो देख लीजिए। सम ग्रेटर देन 9 9 से बड़ा होना चाहिए। 6 और 3 9 होता है, 9 से बड़े वाले चाहिए। 9 से बड़े वाले यानी 4 6, पहला केस 4 6, 4 रेड से और 6 ब्लैक से, कॉमा 4 6 के बाद 5 5 5 6 5 5 और 5 6 5 5 और 5 6 6 5 और 6 6। तो अपना नहीं 6 4 भी तो है, 6 ऐसे और 6 और ये भी 6। बड़ी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मेरे को ऐसा बनाना पड़ रहा है। 6 4 5
और 6, ये बन गया सम इज ग्रेटर देन 9 का केस। अगला पार्ट बोला ब्लैक डाई रिजल्टिंग इन अ 5, ब्लैक डाइस में 5 आए, बी इज ब्लैक डाइस रिजल्टिंग इन 5, ब्लैक डाइस में 5 आए, एक केस ये हो गया 5-5 का। देखो ब्लैक डाइस में 5 आए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कौन कौन से केसेस हैं ब्लैक डाइस में 5 आए, ये पूरी लिस्ट इसी की है और ये पूरी लिस्ट भी इसी की है। ये पूरा केस आपका इसका हो गया, ये मैं बना नहीं रहा हूं, आप यहां पे लिख सकते हो, क्योंकि ब्लैक डाइस पे 5 आना चाहिए और किसी पे नहीं आ रहा। ठीक है, अगले केस पे मैं अभी कॉपी नहीं करो, पहले मैं टाइम दूंगा आपको। अगले केस में मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल देता हूं। आपको देखना है 4 6 5 5 5 6, ब्लैक डाइस रिजल्टिंग इन अ 5, कॉमन आएगा 1 और 1 2, यही केस कॉमन आएंगे। आप देख सकते हो 5 5 और 6 5, 5 5 और 6 5 यानी 2/36, और इधर लिख देंगे 5 5 एंड 6 5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगी अपनी वो होगी, देखिए कितने केसेस हैं बी, मतलब ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिवाइड बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 2/36 डिवाइड बाय 11/36, आंसर आ जाता है 2/11। खत्म। अब आप इसे कॉपी कर सकते हो। सैंपल स्पेस में लिखना है ये नंबर्स ना, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में। सेकंड पार्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम इज 8 गिवन दैट रेड डाई रिजल्टिंग इन अ नंबर लेस देन 4। होमवर्क रहेगा आपका ये सेकंड पार्ट 10th का। अब हम करेंगे 11th के बाकी पार्ट, फटाफट से लिख लीजिए इसे। सैंपल स्पेस पूरा बनाना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है E यूनियन F गिवन G की। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G, क्योंकि आपको पता है A इंटरसेक्शन B होता था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटरसेक्शन दूसरे वाले के साथ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो पहले तो निकालेंगे E यूनियन F। E यूनियन F कैसे निकलेगा? E यूनियन F अपना जो है वो E आपको गिवन है 1 3 5 और F आपको 2 3, तो 1 2 3 5 और G आपको गिवन है 2 3 4 एंड 5। इनमें E यूनियन F इंटरसेक्शन G, इनमें कॉमन कितने नंबर आए? 2 3 5, 2 3 और 5, यानी 3 डिवाइडेड बाय टोटल। अब क्वेश्चन टोटल क्या है? अ फेयर डाई इज रोल्ड, यानी एक डाइस फेंका गया, टोटल इज 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ G, G की प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइड बाय 6, तो ये निकल जाएगा अपना फर्स्ट थर्ड पार्ट 3 डिवाइड बाय 6 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G यानी 4/6, आंसर आ गया 3/4। फोर्थ पार्ट देखना एक बारी, नहीं थर्ड पार्ट एक ही पार्ट था, फोर्थ लग रहा था मेरे को। कॉपी कर लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12th।
बेटा अच्छा क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। मतलब अगर कोई भी बच्चा बॉर्न होता है तो वो या तो लड़का हो सकता है या लड़की, इसके चांसेस इक्वल है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अगर एक फैमिली के 2 बच्चे, बट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल। सबसे पहले तो आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, क्या क्या बॉर्न हो सकता है। जैसे बॉयज, पहले फर्स्ट वाला बॉय और दूसरे वाला भी बॉय हो सकता है, पहले वाला बॉय दूसरे वाला गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय, पहली गर्ल और दूसरी भी गर्ल। ये 4 केस बन सकते हैं, ये चार पैदा हो सकते हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स, इसको मैंने मान लिया ए। बोथ आर गर्ल्स का एक ही केस होता है, जी वाला। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाती है 1/4। केस नंबर बी, द यंगेस्ट इज अ गर्ल। द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल का मतलब है छोटी वाली लड़की हो। यंगेस्ट इज अ गर्ल, छोटी वाली लड़की हो। बीजी एंड जीजी दोनों आएगा, बीजी एंड जीजी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी। अच्छा, इसको हमें ई और एफ लेना चाहिए, बता रहा हूं क्यों, क्योंकि कैपिटल बी का आप इस्तेमाल कर चुके हो यहां पे, तो यहां पे नीचे आप कैपिटल बी नहीं कर सकते यूज। टू बाय 4 ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, इन दोनों में कॉमन एक ही केस है जी का, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। और ई गिवन एफ कितना निकल जाएगा अपना, इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय एफ। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 1/4, डिवाइड बाय एफ की वैल्यू कितनी है 2/4। आंसर आ गया 1/2। सेकंड पार्ट है, पहला वाला तो सेम है, ई बोथ आर गर्ल्स। अगले वाले में बोला है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, यानी ई एफ जी ले लेते हैं। जी भी यूज नहीं कर सकते, कैपिटल जी यूज कर चुके हैं, एम कर लेते हैं। एम, एटलीस्ट 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल। अगर एक गर्ल हो तो एक गर्ल का केस हो गया बी जी और जी बी। एटलीस्ट 1 गर्ल, एक लड़की हो, उसके लिए बनाया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 गर्ल इज इक्वल टू 3/4। समझ में आई बात, ऐसे करना है। अब आपको करना क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम निकलाना है। हाँ, ई इंटरसेक्शन एम निकालना है पहले। तो ई इंटरसेक्शन एम क्या होगा, ई में जी है, 1/4 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, और डिवाइड करेंगे आंसर सेम आएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 1/3 आएगा। कॉपी कर सकते हो, इसे कंप्लीट करेंगे सेकंड पार्ट को। इसके बाद करें क्वेश्चन नंबर 13। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब ये सारे आ चुके हैं 13, 14, 15 तक। तो इस एक्सरसाइज को तो आज लपेट देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। देखते हैं अगली वाली कंप्लीट, अगली वाली भी हो जाएगी कंप्लीट आज की क्लास में। उसमें इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। उसके पास 300 क्वेश्चन है इजी, जो कि ट्रू फॉल्स वाले हैं। 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स वाले, 200 डिफिकल्ट रखे हुए हैं उसने ट्रू फॉल्स के।
कहता है 500 इजी एमसीक्यू, इजी बट एमसीक्यू कितने हैं 500 और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। अगर आप ये चार्ट नहीं बनाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो पहले इन्हें सब चीजों को अलग अलग कर लेंगे। एक हमने बॉक्स बना लिया कि उस बंदे ने इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न सजा रखा है, ऐसे बुक में उसने बनाया हुआ है। कहता है कि इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। एक तो वो इजी क्वेश्चन हो, गिवन दैट मैं ऑब्लिक लगाऊंगा डायरेक्ट। अब मैं इट इज एमसीक्यू वाला पार्ट हो, तो पहले तो आप इजी क्वेश्चन को आप लेट कर लेते हैं ई। कितने इजी क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन है 300 प्लस 500 दैट इज इक्वल टू 800 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी? 800 डिवाइडेड बाय 1400। भाई टोटल तो 1400 है ना, तो आ गया 8/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात करते हैं। एफ क्या होगा? एफ है अपना एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस। एमसीक्यू कितने? 500 प्लस 400 900। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 900 डिवाइड बाय 1400 यानी 9/14। ई इंटरसेक्शन एफ, एक तो इजी क्वेश्चन हो, कहता है इजी क्वेश्चन होने चाहिए और साथ ही साथ एमसीक्यू भी होने चाहिए। भाई ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है? इजी क्वेश्चन हो और साथ में एमसीक्यू। इजी मतलब ये वाले, ठीक है, और साथ ही साथ कैसे होने चाहिए? एमसीक्यू वाले। कॉमन क्या है दोनों में देखना जरा। 500 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा? ये पार्ट कॉमन है कि नहीं है? तो इन दोनों में जो कॉमन आया वो आया 500 और दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाय 1400 दैट इज इक्वल टू 5/14। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई गिवन एफ की, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन एफ इज 5/14 डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू कितनी है? 9/14। आंसर आ गया 5/9। कॉपी कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन था बहुत। Question number 14. Given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, दो नंबर जो डाइस पर आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। दो नंबर जो डाइस पर आए वो डिफरेंट है। देखो इसका मतलब जो सैंपल स्पेस है 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 होगा। 1 1 नहीं होगा, 2 1 2 2 नहीं होगा, 2 3 2 4 2 5 और 2 6 होगा। 3 1 3 2 3 3 नहीं होगा, 3 4 होगा, 3 5 और 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5 और 4 6 होगा। 4 4 नहीं होगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं होगा बट 5 6 होगा। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। एक ऐसा डाइस है जो दो बार सेम नंबर देता ही नहीं है कभी भी, उसने ऐसा बोला। ठीक है, हर बार अलग ही आएगा। आगे बढ़ते हैं।
Find the probability that even the sum of number on the dice is 4. Find the probability of the event. Find the probability of event. उसकी probability निकालनी है. The sum of numbers on the dice is 4. सम जो है वो 4 हो. बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर E गिवन F कुछ नहीं निकालना, आपको निकालना है, क्योंकि उसने कहीं बोला ही नहीं है गिवन दैट 2 नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट. सारे डिफरेंट हो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला ही नहीं, कहीं फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द डाइस इज 4. एक केस और जिस पे 4 आए, सम 4 आए, सम 4 आए, और कोई भी केस नहीं है. एक और है 3-1. ठीक है ना. उसके अलावा और कोई भी केस नहीं है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो भी बात है ये इज इक्वल टू 2/30, 1/15 आंसर. कॉपी कर सकते हो. 15-16 क्वेश्चन करेंगे. 15, 16, 17 सारे करने हैं भाई. देखिए क्वेश्चन नंबर 15. कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप. अगर एक 3 का मल्टीपल आता है, अगर 3 का मल्टीपल आता है, एक डाइस फेंका जा रहा है. एक डाइस में सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है ना. कहता है अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है, मल्टीपल ऑफ 3 आता है यानी 3 और 6 आता है. दो केस हो गए, एक मल्टीपल ऑफ 3 का और एक केस हो गया मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगे जिसमें. ठीक है. 6 नहीं 4 लेना था. 1 2 4 5. ठीक है. क्या बोला उसमें, आगे बढ़ते हैं. इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, ओके कोई दिक्कत नहीं है. थ्रो अ डाइस अगेन, दोबारा डाइस को फेंक देना. इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, कोई दिक्कत नहीं. पहले इनका पूरा सैंपल स्पेस बनाते हैं. 3 और 6 साथ में एक और बार 1 2 3 4 5 यानी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6. फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6. सैंपल स्पेस पता है क्या हुआ, ये सारा डाटा प्लस ये सारा डाटा. अगर ये आए तो आपको कॉइन फेंकना है. तो 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 4 हेड 4 टेल और 5 हेड और 5 टेल. ये बन गया अपना डाटा, मतलब सैंपल स्पेस. अगर एक डाइस में 3 और 6 आया तो आप ये सारी चीजें फेंकेंगे, मतलब ये सारा सैंपल स्पेस. और ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 8 20. टोटल 20 का केस है. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो अ टेल, द कॉइन शो टेल. प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई शो 3, द कॉइन शो टेल. ई मान लेता हूं मैं इसको. इज द कॉइन शो टेल. कितने केस है भाई टेल शो करने के? 1 1 2 टी 1 टी 2 टी 4 टी और 5 टी. एफ कौन सा केस है? एटलीस्ट 1 डाइस शो 3, कम से कम एक डाइस तो 3 दिखाए. ये सारे
प्लस ये, यानी 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6 और लास्ट 6 3। इन दोनों में कॉमन कितना है? 0। तो प्रोबेबिलिटी जब आप निकालने बैठेंगे तो इंटरसेक्शन एफ ऊपर आता है 0 डिवाइड बाय कुछ भी, आंसर हमेशा 0 होगा। मेरे को किसी और चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। 0 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू 0। खत्म। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फटाफट से कॉपी कर लेंगे, हाथ चला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करेंगे, एमसीक्यू है बट एग्जाम में 1 मार्क्स में बिना एमसीक्यू के आ सकते हैं। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो कॉपी करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0। कहता है ए गिवन बी कितना होगा। बच्चे बड़े आराम से ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि सर ए गिवन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि ये 0 है, ये 1/2 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वैल्यू होगी 0। लेकिन यार अगर आप ए यूनियन, वो आपकी बात ठीक है, बट ए गिवन बी की बात कर रहे हो आप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहे 0 आए चाहे कुछ भी आए, नीचे तो आपका 0 आ रहा है ना, ऊपर चाहे 0 आए तब भी नॉट डिफाइन, चाहे ऊपर कोई नंबर आ जाए तब भी नॉट डिफाइन। तो ऐसा केस जो है वो नॉट डिफाइन का हो जाता है अपना। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17, उसके बाद दोनों कॉपी कर लेना आराम से, वो भी छोटा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर इवेंट पी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी गिवन ए। क्या बात होगी इसके अंदर? बच्चे इसमें सोचने लग जाते हैं। अरे कैलकुलेशन कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये और ये सेम होते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। खत्म। ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। खत्म। दोनों कॉपी कर सकते हो। अगले उस पर आ जाते हैं, अगली एक्सरसाइज पे। इसमें नहीं, एक एग्जांपल करना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसके बाद अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। एग्जांपल नंबर 7। बाकी आप 6 के 6 एग्जांपल खुद ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल नंबर 7, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें एक सिक्के को उछाला जा रहा है। इफ द कॉइन शो हेड टॉस इट अगेन, दोबारा उछालो, बट इफ शो टेल्स देन थ्रो अ डाइस। उसी तरीके का क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी। बकवास, कंडीशन प्रोबेबिलिटी बाद में देखेंगे, पहले चीज तो कर लें। अगर उसने बोला है हेड आया, देखो 2 केस है, एक हेड का एक टेल का। उसने बोला है अगर हेड आया तो इफ कॉइन शो हेड टॉस इट अगेन, दोबारा उछालना। दोबारा उछालोगे सिक्के को तो हेड हेड बन सकता है और हेड टेल बन सकता है। इन 2 केसेस के अलावा कुछ नहीं बनेगा। अगर टेल आया तो देन थ्रो अ डाइस, तब डाइस को फेंक देना, कोई दिक्कत नहीं। तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, ये सारे केसेस बन सकते हैं इसमें ऐसे। या फिर हेड 1, सॉरी टेल 1, टेल 2, टेल 3 और उसके बाद हाँ टेल आया, तो ये सारे केसेस बनेंगे, बात खत्म। तो सैंपल स्पेस अपना 8 का हो जाता है टोटल। ये बात समझ में आ गई? अब आगे पढ़े, उसने क्या बोला है, सैंपल स्पेस अपना 8 का बन जाता है। अब कहता है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द डाइस शो अ नंबर ग्रेटर देन 4, द डाइस शो नंबर ग्रेटर देन
4 गिवन दैट, यानी ऑब्लिक लगा देंगे, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कोई दिक्कत नहीं है। डाइस शो नंबर ग्रेटर देन 4, डाइस ने एक नंबर शो किया जो कि ग्रेटर देन 4 है। अगर डाइस में नंबर ग्रेटर देन 4 है तो आप E इज द इवेंट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। T5 और T6 बस ये बनेगा, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 4 में 4 इंक्लूड नहीं होता, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगी अपनी 1/2। F की बात करते हैं सर। F उसने बोला है देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। वन टेल में आपका F जो है, वन टेल मतलब ये 5 केस, ये सारे हेड टेल से स्टार्ट करेंगे। हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6 लास्ट। अब कहानी क्या है, कहानी आपको है E गिवन F निकालना है। पहले इन दोनों में कॉमन कितने हैं, 2 हैं। E इंटरसेक्शन में F में कॉमन 2 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/8, क्योंकि सैंपल स्पेस में ये सारे आ रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F की बात करें तो कितनी होगी, 7/8। आंसर आ गया 2/7, बात खत्म। भाई डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर 2/7 आएगा। वो प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। फटाफट से कॉपी कर सकते हो। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यही बोला था उसने, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। हाँ ठीक है। बारह केस दिखा रहा है, तो 12 केस बने हुए। एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन को गलत तो नहीं पढ़ा। इफ अ कॉइन शो हेड टॉस इट अगेन, बट इफ शो टेल, ओके 1 2 3 4 8 ही तो बन रहे हैं। अरे यार 8 2 10 केस बनेंगे। पहले आप इसे कर लो कॉपी, फिर मैं समझाता हूं कैसे करना है। ये चक्कर पड़ गया ना एटलीस्ट वन टेल का। ये वाला भी तो आ सकता है, ये तो कंसीडर ही नहीं करा हमने। अगर सैंपल स्पेस ये होता तो यही होगा, बट सैंपल स्पेस में टेल भी तो आ सकता है, ये वाला, ये कंसीडर नहीं करा हमने। इसको लेके चलना पड़ेगा। मैंने मिस्टेक करी इस क्वेश्चन में, आधा पढ़ के मैंने कर दिया उसको कंप्लीट, बट वो ऐसे नहीं होगा। पहले कॉपी कर लो, फिर बताता हूं कैसे करना है। देखो सैंपल स्पेस तो आपका वही रहेगा। एफ जो आपके दो इवेंट है ई और एफ, ई में बना देता हूं पहले। ई उसने बोला है कि जो ई आपका इवेंट है वो है डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो वो आपका हो गया टेल 5 और टेल 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एफ आपको कितना दिया हुआ है, एफ आपको दिया है हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, वो सारा। चक्कर ये पड़ गया, ये जो हेड टेल आ रहा है ना, ये इसके अंदर से आ रहा है, जबकि हमें इस वाले केस को मतलब कंसीडर करना था, तो ये केस भी इसके अंदर एंट्री कर गया तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं होती। अभी पहले आप निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ तो चलो बाद में हम निकाल लेंगे, दिक्कत नहीं है कोई भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की बात करें अगर हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की तो चाहिए नहीं, हमें एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी एफ होगी, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर दो, क्योंकि ये केस चक्कर पड़ गया अलग से है। आप चाहो तो इन सब की प्रोबेबिलिटी एक साथ ले सकते हो, दैट इज 5/6।
प्लस हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 इस वाले केस की, इसलिए और कोई रीजन नहीं। 5/6 या 5/12, 5/12, 12 12 का सैंपल स्पेस था। और इसकी 1/4, तो ये आपका एलसीएम लेके आ जाएगा 3/4 कैलकुलेट करके। मैंने कैलकुलेशन करी नहीं है, मैंने सीधा टेप दी है कैलकुलेशन, उसमें कुछ नहीं है। 5/12 बन जाएगा ये 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12, इसकी भी 1/12, इसकी 1/12, 1/12, सबकी 1/12। कैसे 1/12 ये देखो जरा भाई। केसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केस हो गए। लेकिन साथ ही साथ 2 केस ये भी तो हो सकते हैं ना, हेड और टेल आ सकता है, तो उसके 2 केस यानी 12 केस हो गए। अगर 12 केस हैं तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इनकी 5/12 और इसकी 1/4 हेड टेल की। क्यों? अगर हेड टेल आया, देखो 4 केस में हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल भी तो आ सकता था, तो टोटल 4 केस ये और 8 और ये 1 2 3 4 5 6 10 और 2 मैंने इसके बोले हैं, बात खत्म। तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 खत्म। अब आप इसका इंटरसेक्शन एफ तो निकाल ही सकते हो, वो दिक्कत नहीं आएगी। इंटरसेक्शन एफ अपना आ जाएगा कैलकुलेट कर कुरा के 1/6, क्योंकि इंटरसेक्शन एफ है टेल 5 और टेल 6। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो बस, उनको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। इसकी भी 1/12 और इसकी भी 1/12 यानी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट के। देखिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या? जो इवेंट आजाद होंगे वो इंडिपेंडेंट है। लाइक जैसे मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड पे। कैसे भाई? ब्लैक कार्ड के अंदर 2 किंग भी होंगे। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, ये दोनों प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है क्योंकि एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो ये भी आपस में इंटरलिंक्ड है क्योंकि 2 आने के 2 ब्लैक के अंदर भी केसेस हैं। 2 के 4 कार्ड होते हैं, 2 ब्लैक 2 रेड, तो भाई साहब 2 ब्लैक और 2 रेड होते हैं ना, तो उस केस में प्रॉब्लम कर जाएगा। जैसे मैंने बोला प्राइम नंबर और इवन नंबर, इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपस में कोलाइड करती है। कैसे? प्राइम नंबर के अंदर 2 आता है और इवन नंबर में 2 4 6, तो दोनों के अंदर 2 आ गया, जो प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी। तो इंडिपेंडेंट में प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से मैटर नहीं करती है। इस केस में आप याद रखेंगे हमेशा ए इंटरसेक्शन बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। इसे बोलते हैं, ऐसे इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। जिसमें प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, उस केस में ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। लास्ट क्लास में मैं आपको वो भी पढ़ा चुका हूं, क्या नाम है अपना म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, वो भी यूज होंगे यहां पे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। अच्छी एक्सरसाइज है, काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी एग्जाम में, 15-16 क्वेश्चन है। आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी बट काफी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 13.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें। तो भाई पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी दिया हुआ है, कह रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का? डायरेक्ट फॉर्मूला ए इंटू बी, सिर्फ वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा 3/5 अपॉन 1/5। आंसर आ गया 3/25। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करने की जरूरत नहीं, पहले 2-3 समझ लो, टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, उन्हें वापस रखा नहीं गया। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड आर ब्लैक, दोनों के दोनों ब्लैक कार्ड्स हो। 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का केस थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को।
दो कार्ड्स निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक। बोथ आर ब्लैक। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं भाई? 26 फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, दोनों ध्यान से समझना। पहले वाला दोनों ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। भाई पहले वाला अगर ब्लैक निकलेगा तो आपके पास ब्लैक होते हैं 26 डिवाइड बाय 52। समझ में आ गई बात? पर अगर मैं निकालू दूसरा कार्ड भी ब्लैक हो, सेकंड कार्ड इज ऑल्सो ब्लैक, तो भाई साहब आप ये मानेंगे कि आपका एक कार्ड तो निकल गया, रिप्लेस नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी 26 में से अगर एक कार्ड मैं निकाल दूंगा तो 25 कार्ड बचेंगे। 25 ब्लैक कार्ड्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल बच गए 51। ये आंसर हो गया, बात खत्म। सॉरी, मल्टीप्लाई, केसेस थोड़ी हैं, मल्टीप्लाई। हां, इसे कर दिया मल्टीप्लाई। सेकंड मेथड जो 11th क्लास का मेथड है, मैंने आपको बोला था जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें निकलती हो तो हमेशा कॉम्बिनेशंस का यूज किया जाता है। 26 में से दो कार्ड निकाले, डिवाइडेड बाय 52 में से दो कार्ड निकाले। ये हो गया नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल ये होगा, बात खत्म। तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। करके देख लो आप, बस ये एक तरीका है और कुछ नहीं है। 26 26 2, 25 डिवाइडेड बाय 102, इसे भी कैलकुलेट करोगे यही आएगा। कॉपी कर सकते हो, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनेशन, 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन। उसने बोला है कि एक ऑरेंज का बॉक्स है, उसे किस तरीके से वो लोग खरीद रहे हैं, उनका तरीका बड़ा सही है। वो क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं पहले ऑरेंज को। वो 3 ऑरेंज निकालेंगे और वो तीनों के तीनों सही होने चाहिए। अगर वो तीनों के तीनों सही हैं तो वो उस पेटी को, ऑरेंज की पेटी को खरीद लेंगे। ऐसा उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है। इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझाया और कुछ नहीं किया। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्ट किया जाता है बाय एग्जामिनेशन, 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा नहीं रख रहा। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस सही हैं, द बॉक्स इज अप्रूव फॉर सेल, बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट किया जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेन 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 आर गुड्स एंड 3 आर बैड वंस। भाई देखो, आपके बॉक्स में 12 गुड वंस ऑरेंजेस हैं और 3 बैड वंस, ठीक है ना। अब उसने निकालने के लिए क्या बोला है, उसने बोला है कि 3 ऑरेंज निकाले जाएंगे, दिक्कत कोई नहीं है। आपके पास 3 ऑरेंज निकाले जाएंगे, तीनों के तीनों गुड हो, सेल हो जाए, उसकी सेल के लिए इंस्पेक्ट हो जाए, बोला ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 आर गुड्स एंड 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव फॉर सेल। अप्रूव फॉर सेल कब होगा, जब 12 में से तीनों के तीनों ऑरेंज सही वाले निकलेंगे। सही यानी 12 में से ही उसके हाथ में आने चाहिए, इंस्पेक्टर के हाथ में, जो भी इंस्पेक्ट कर रहा है। तो 12 में से 3 सेलेक्ट कर लो, डिवाइडेड बाय टोटल में से 3, ये क्राइटेरिया होता है। अदरवाइज रिप्लेसमेंट का केस है, एक केस तो ये होगा, या तो आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो सेकंड मेथड ये है कि पहले आपका गुड वन निकला, यानी 12 में डिवाइड बाय 15, पहले वाला सही निकला, उसका चांस इतना होगा निकलने का। पहले वाले ऑरेंज सही निकले, उसका चांस 12/15। अब पहले वाला अगर ऑरेंज निकल गया तो उसको हम अंदर नहीं डालेंगे। बचे कितने गुड वन, 11 डिवाइड बाय 14 इंटू, अब दूसरा ऑरेंज निकल गया, इसको भी अंदर नहीं डालेंगे। बचा कितने ऑरेंज, 10 गुड वन, 10 गुड वन डिवाइडेड बाय 13, ये आंसर आ गया। चाहे तो ऐसे निकाल लो, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल। ओ सॉरी, इसका मैं नो फैक्टोरियल लिखना भूल गया, नीचे वाला ये कट गया, तो ये कट गया। आंसर वही आया 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/13। आप चाहे ऐसे निकाल लो चाहे आप ऐसे निकाल लो, एक ही बात है। ये मेथड मेरे को आसान लगता है क्योंकि 11th में भी पढ़ चुके हैं बच्चे, इसलिए ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाई आर रोल्ड। ए इज द इवेंट ऑफ हेड अपीयर ऑन द कॉइन। ए इज द इवेंट ऑफ हेड अपीयर ऑन अ head appear on the coin. B is the event of 3 on die. डाइस पर 3 आ जाए, ठीक है ना। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। पहले तो इसका ए और बी निकाल लो भाई। सैंपल स्पेस क्या होगा, एक कॉइन को उछाला जा रहा है और साथ में एक डाइस को, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6 बनेगा सैंपल स्पेस। टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6 बनेगा। ये बन गया सैंपल स्पेस। ए इज द इवेंट अपीयर, हेड अपीयर ऑन द कॉइन। सिक्के पर हेड आ जाए, सिक्के पर हेड आ जाए, ये सारे केसेस हैं भाई। हेड 1, हेड 2, हेड 3, ये सारे 6 तक। बी इज इवेंट ऑफ 3 ऑन डाइस। 3 ऑन डाइस ये 2 केस है, हेड 3 और टेल 3। चेक करना है क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनका ए इंटरसेक्शन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपनी कितनी हो जाएगी, 6 केस है इसके अंदर, 6 डिवाइड बाई 12, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 12 दैट इज 1/6। अपना ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक आएगा, हेड 3, क्योंकि हेड के केसेस हैं ये, 1 डिवाइड बाय 12 प्रोबेबिलिटी। तो ये हम लिखेंगे कि चेक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, और ये आ रही है इक्वल 1/2 इंटू 1/6। देयरफॉर दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। फटाफट से कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अ डाई मार्क्ड विद 1 2 3 इन रेड। 1 2 3 रेड में लिखा हुआ है एक डाइस पर, और 4 5 6 उसका ग्रीन पे लिखा हुआ है। 4 5 6 जो है वो ग्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ए इज द इवेंट, द नंबर इज इवन। ए इज द इवेंट, नंबर इज इवन, यानी 2 4 और 6, 2 4 और 6, 6 और 4 और 6 ग्रीन में रहेंगे और 2 अपना रेड में रहेगा। B इज इक्वल टू, एंड B इज द इवेंट, A be the event, the number is even, and B is the event, the number is red. Red यानी 1 2 3,
चेक करना है क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आ गई तो मजे आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट चेक हो जाएगा। फॉर इंडिपेंडेंट इफ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन खाली 2 है तो 2/6, 1/2 और 1/2, 1/4 is not equal to 1/3, therefore they are not independent. A intersection B is एक ही कॉमन है ना, 1/6 था, कॉमन तो एक ही है, वो 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये कहना है ई एंड एफ बी द इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू स्मॉल पी। कहता फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहला पार्ट बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। भाई व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका 0 होता है, नल होता है, यही बोला ना उसने। और हमारे को पता है ए इंटरसेक्शन बी 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये वैल्यू गलत लिखी है, बस ये ए यूनियन बी दिया हुआ है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू 0 माइनस ए की वैल्यू कितनी 1/2, बी की वैल्यू स्मॉल पी, ए यूनियन बी इज 3/5, तो p इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू एलसीएम 10, 6 माइनस 5 इज p, यानी देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/10। कॉपी कर लो, अगला पार्ट बता रहा हूं। अगले पार्ट में बोला उसने दे आर इंडिपेंडेंट, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे और उस वैल्यू डाल देंगे, दे आर इंडिपेंडेंट। आसान क्वेश्चन है, 10 तक करेंगे आज कंप्लीट, उसके बाद 11 से अगली क्लास में करेंगे, 7 तो हो ही गया। सेकंड पार्ट देखो, दे आर इंडिपेंडेंट, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो एवरीबडी नोज दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज स्मॉल p, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इट्स सो इजी, ए यूनियन बी इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज p एंड दिस इज 1/2 p, ये माइनस में लेके गए, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू p माइनस 1/2 p, 1p में से आधा p जाएगा, एक p में से आधा p जाएगा तो आधा p बचेगा, ये 1/10 कैलकुलेट किया था हमने अभी, 2125, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/5 लिख सकते हो। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 कंप्लीट करेंगे ना आज, उसके बाद बाय बाय सी यू टाटा करेंगे आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इजी, थर्ड और फोर्थ पार्ट होमवर्क लिख देना, 8th का फर्स्ट और सेकंड मैं करा रहा हूं। ए दे रखा है 0.3, बी दिया हुआ है 0.4, कहता है
इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है, पहला पार्ट यही है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, 0.3 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल टू 0.12. सेकेंड पार्ट ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन. सिंपल क्वेश्चन है, आराम से साथ साथ भी कर सकते हो इनको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12 दैट इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.12. बच्चों को ये पॉइंट माइनस करना नहीं आता, 0.7 और 0.12 70 कर देंगे इसको, ये ध्यान रखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 850.58 ए यूनियन बी. उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन की वैल्यू है, ए गिवन बी और ए बी गिवन ए निकालना, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे हम. क्वेश्चन नंबर 9 अगले पेज पे ही हो पाएगा वैसे तो ये. देखिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/8. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी ए कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है बी कॉम्प्लीमेंट. इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. मैंने बोला था यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो, यही बोला था ना बेटा जी. यूनिवर्सल प्रोबेबिलिटी में हमेशा 1 होता है क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ऐसे करेंगे आपका निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन. तो ये अपना हो जाएगा 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8. तो ये हो गया 1 माइनस एलसीएम आया 8, 2 प्लस 4 माइनस 1, तो ये हो गया 1 माइनस 6 में से 1 गया 7/8 यानी 1/8 इज आंसर. ठीक है, ये आप कॉपी कर सकते हो आराम से, पहले कॉपी कर लो. आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है, 10वां क्वेश्चन रह गया, अगली क्लास में करेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से. बाय बाय, सी यू, टाटा, फिर मिलेंगे, टिंग टोंग.